Dear students, Amir Gill here, your accounting teacher. Let's make the accounting easy. Today we are going to learn the topic income statement with adjustments. This topic is extremely important for your O-levels, IGCSE and A-levels exams. For this purpose, I have chosen a question from your O-levels past paper. It's from May-June 2019, variant 21. Let's start. Leo is in business. As a sole trader, the following balances were extracted from his books on 31st of March 2019. स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ना इस ये जो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस गिवन है इसमें मैंने नंबरिंग की हुई ताकि इट विल बी इजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई दी वैल्यूज फॉर द रेलेवेंट आइटम्स। जैसे कैपिटल का नंबर 1 है तो सामने नंबर 1 पे मैंने 80,000 के सामने मैंने नंबर 1 लिख दिया हुआ है। सो वी हैव कैपिटल, ड्राइंग्स, नॉन करेंट एसेट्स एट कॉस्ट, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर इक्विपमेंट, फिक्शन एंड फिटिंग्स। स्टूडेंट्स ये जो नॉन करेंट एसेट्स लिखे हुए हैं ना, जिनको मैंने येलो से हेडिंग को हाईलाइट भी किया हुआ है, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है 1,50,000, यानी कि दिस लैंड एंड बिल्डिंग हैड बीन परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 150,000। इसी तरह कंप्यूटर की कॉस्ट है और फिक्चर्स की कॉस्ट थी 12,000। देन वी हैव प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि जो डिप्रिसिएशन गिवन है ना, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, नीचे लिखा हुआ है लैंड बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन है 6 नंबर पे, आप देखें it's 9,000. This is the total depreciation of land and building that is brought down from the previous year. यानी कि ये जो 9,000 है ये करंट ईयर की डेप्रिसिएशन इसमें शामिल नहीं है, ये 9,000 पिछले सालों की टोटल डेप्रिसिएशन है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ईयर एंड हो रहा है, मैं उसी साथ हाईलाइट भी कर रहा हूँ। लुक एट द फर्स्ट लाइन, बल्कि सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है फ्रॉम हिज बुक्स ऑन 31st of March 2019। ये जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं इसमें फाइनेंशियल ईयर बिजनेस का एंड हो रहा है 31st of March 2019 को। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर ख़त्म हुआ होगा 31st of March 2018। कहना ये चाह रहा हूँ ये जो लैंड एंड बिल्डिंग की प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन गिवन है ना 9,000, पॉइंट नंबर 6 पे, ये प्रीवियस ईयर्स की टोटल डिप्रिसिएशन है, यानी कि 31st of March 2018 के एंड तक की, पिछले साल के एंड तक की टोटल डिप्रिसिएशन है। इसी तरह कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट की प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन है, पॉइंट नंबर 7 पे देखें, इट्स 18,000। इसमें करंट ईयर की डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली फॉर फिक्शन एंड फिटिंग्स इज 6,600। देन पॉइंट नंबर 9 देखें, वेजेस एंड सैलरीज, कंप्यूटर रिपेयर्स हैं, कमीशन रिसीवेबल है। कमीशन रिसीवेबल स्टूडेंट्स अक्सर स्टूडेंट्स इसको ज़रा मिक्स करना शुरू कर देते हैं, कमीशन सर एक्सपेंस है या इनकम है। देखिए अगर हमें कमीशन मिलती है कहीं से, इसका मतलब है वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और वी हैव प्रोवाइडेड सर्विसेज टू समबडी, और हमें उससे कमीशन मिल गई है या मिलती है। इफ़ वी अर्न इनकम, कमीशन हमें मिलती है तो ये हमारे लिए इनकम हो जाएगी और आपने इसे ट्रीट करना है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम्स में ऐड करना है। लेकिन अगर इसकी बजाय कमीशन पेएबल या पेड का वर्ड लिखा होता तो उसने हमें क्लियर कर देना था कि कमीशन हम पे करते हैं, इसका मतलब वी हैव टेकन सर्विसेज फ्रॉम समबडी एंड वी हैव पेड कमीशन। इन दैट केस दैट वुड बी एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। Then we have trade payables, trade receivables, revenue, purchases, return outwards, inventory at 1st April 2018, students की opening inventory है. Then rent and rates, provision for doubtful debt. Again important thing, provision for depreciation की तरह provision for doubtful debts brought down है। मैंने साथ ब्लू पेन से लिखा हुआ है, आप 19th नंबर पे देखें, मैंने brought down लिखा हुआ है। अगेन ये जो provision का बैलेंस है ये इस साल का नहीं है, आई मीन ये पिछले साल के एंड का बैलेंस है, यानी कि इस साल का ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि दिस इज द प्रोविजन दैट हैज बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, which is 3,700. Then we have marketing expenses. Then there are two types of loans. एक 5% bank loan है which is repayable in June 2019. Students important point है, नोट करें, मैं येलो से हाईलाइट भी कर रहा हूँ। 21st नंबर पे देखें, 21st नंबर पे यानी कि 21 नंबर पे आप देखें, बैंक लोन के साथ ब्रैकेट्स में लिखा हुआ रीपेएबल इन जून 2019। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड हो रहा है 31st of March 2019 को।
मार्च है, तो अभी ये कर्जा लोन रीपे करने में सिर्फ 3 महीने रह गए। मार्च के बाद आएगा जी अप्रैल, मई एंड जून। तो ये जो लोन हमने वापस करना है, इसको वापस करने में सिर्फ बच गए हैं 3 महीने, 3 मंथ्स। देयरफॉर दिस इज़ नो मोर अ नॉन करंट लायबिलिटी, बल्कि ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी बन गई है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। इसलिए बैलेंस शीट में यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम लोग इसे करंट लायबिलिटीज़ की हेडिंग में लिखेंगे। देन वी हैव 4% बैंक लोन जिसकी अमाउंट 60,000 है, और दिस लोन इज़ रीपेबल इन 2023। तो यस, इट्स नॉर्मल लोन, ये हमारे लिए नॉन करंट लायबिलिटी है विच वी हैव टू रीपे और रिटर्न आफ्टर मोर देन अ ईयर। देन बैंक लोन इंटरेस्ट पेड है 2100, हीट एंड लाइटिंग की अमाउंट है, जनरल एक्सपेंसेस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन पॉइंट नंबर 26 पे देखें, बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है हमारे बैंक में पैसे पड़े ही नहीं है, बल्कि उल्टा वी हैव ड्रॉन मोर मनी फ्रॉम द बैंक देन वी हैड अवेलेबल। सो बिजनेस के लिए ये करंट लायबिलिटी है, इट्स नॉट एन एसेट, ओवरड्राफ्ट है। ये एसओएफपी में बैलेंस शीट में यानी कि करंट लायबिलिटी वाले सेक्शन में जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं जी। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ के सारी चीज़ों को ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनमें एडजस्ट करने के बाद शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन करते करते साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे मर्जी करें। मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ साथ पहले एक्सप्लेन करता हूँ, एडजस्ट कर लेंगे सारी की सारी ऊपर अमाउंट्स में, उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे जी। लुक एट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 1 stated inventory was valued at 26,400. Students ये closing inventory है। Let's move on to point number 2. Leo had taken goods valued at 3,200. अब जो स्टूडेंट मैं पढ़ रहा हूँ उसे मैं ना अंडरलाइन भी कर रहा हूँ साथ, पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। Leo had taken goods valued 3,200. No entries had been made in the books. अब ओनर ने गुड्स निकालनी थी बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जिनकी वैल्यू थी 3,200, और ये एंट्री बुक कीपर ने पास नहीं की। इसकी स्टूडेंट्स में से नॉर्मल एंट्री, डबल एंट्री होती है। ड्राइंग्स डेबिट करते हैं, परचेज क्रेडिट, यानी कि ड्राइंग्स बढ़ानी है और परचेज हमने कम करनी है। तो चलें जिसको पहले एडजस्ट करते हैं ऊपर। लेट्स गो टू द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ड्राइंग्स में हमने 3,200 ऐड करना है और परचेज में से माइनस करना है जी। स्टूडेंट्स इस लिस्ट में देखें, ड्राइंग्स पॉइंट नंबर 2 में देखें, ड्राइंग्स की वैल्यू गिवन है पॉइंट नंबर 2 पे 25,000। इसमें हम ऐड कर लेते हैं 3,200 और परचेज में से हमें माइनस करना चाहिए 3,200 क्योंकि गुड्स निकाली हैं। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 15 देखें, 15th नंबर पे परचेज की वैल्यू है 2,255,000। इसमें से मैं 3,200 माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एडजस्ट हो जाएंगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। कंप्यूटर कॉस्टिंग 8,000 had been recorded in the computer repairs account. इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि बिजनेस ने कंप्यूटर परचेज किया था जिसकी कॉस्ट थी 8,000। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर बिजनेस के लिए नॉन करंट एसेट होता है। इट शुड हैव बीन इंक्लूडेड और एडेड इन कंप्यूटर्स की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक इट हैड बीन रिकॉर्डेड इन कंप्यूटर रिपेयर्स अकाउंट। ये बुक कीपर से गलती हो गई, उसने गलती से रिपेयरिंग में डाल दिया। रिपेयरिंग इज अ रेवेन्यू रूटीन नॉर्मल एक्सपेंस है, जबकि कंप्यूटर एक नॉन करंट एसेट है। तो हमें क्या करना चाहिए, कंप्यूटर रिपेयर्स में से हमें 8,000 माइनस कर देना चाहिए और कंप्यूटर की कॉस्ट में 8,000 ऐड करना चाहिए। तो लेट्स डू इट राइट नाउ जी। कंप्यूटर की कॉस्ट स्टूडेंट देखें, पॉइंट नंबर 4 देखें, 4th नंबर पे देखें। कंप्यूटर इक्विपमेंट की कॉस्ट थी 46,000, उसमें हमें ऐड करना चाहिए 8,000 और रिपेयरिंग में से 8,000 हमें माइनस करना चाहिए। रिपेयरिंग की अमाउंट 10th नंबर पे देखें स्टूडेंट, रिपेयरिंग की अमाउंट लिखी हुई 21,600, इसमें से 8,000 माइनस कर देना चाहिए क्योंकि असल में ख़रीदा क्या था कंप्यूटर, लेकिन बुक कीपर ने गलती से इट हैड बीन रिकॉर्डेड इन रिपेयर्स अकाउंट। तो रिपेयर्स में से हमने 8,000 माइनस कर दिया और कंप्यूटर्स की कॉस्ट में 8,000 हमने ऐड कर दिया है। मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4। कंप्यूटर रिपेयर्स ऑफ 2,100 पेड बाय चेक हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कंप्यूटर की रिपेयरिंग में आपको ऐड करना चाहिए 2,100। कंप्यूटर रिपेयर्स की अमाउंट लिखी हुई है 10th नंबर पे, इसमें ऐड करना चाहिए 2,100 और हमें बैंक में से माइनस करना चाहिए 3,200 क्योंकि बैंक में
बैंक में से हमें माइनस करना चाहिए 2100 क्योंकि बैंक में से पैसे निकल गए हुए हैं। तो लेकिन स्टूडेंट्स पॉइंट नोट आपको मैंने पहले ही करवाया था, 26 नंबर पे देखें, बैंक वाज ऑलरेडी इन ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक में हमारे पैसे पड़े नहीं हुए, एसेट नहीं है कि हम उसमें से पैसे कम कर लें, रादर पहले ही हमने बैंक वालों के पैसे देने थे, इट वाज ओवरड्राफ्ट। पहले ही ओवरड्राफ्ट के अमाउंट देखें 26 नंबर पे, इट वाज 6750, पहले ही देने थे और उसके बावजूद हमने और ड्रॉ कर लिए हैं 2100, तो और मज़ीद ड्रॉ करने से हम पे कर्जा मज़ीद ज़्यादा हो गया, तो बल्कि आपको ओवरड्राफ्ट में 2100 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हम पे लायबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं रिपीट करता हूँ अपनी ये बात स्टूडेंट्स, कि अगर तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बजाय बैंक का डेबिट बैलेंस यानी कि एसेट होता, तो देन वी वुड हैव सब्ट्रैक्टेड 2100 फ्रॉम इट, लेकिन वी वर इन बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने पहले ही बैंक के पैसे देने थे, उल्टा वी हैव विदड्रॉन 2100 मोर फ्रॉम बैंक, इसकी वजह से हम पे लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ओवरड्राफ्ट में हमें ऐड करना पड़ जाएगा 2100। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, रेंट ऑफ 2000 was owing and rates of 450 was prepaid। स्टूडेंट्स अगर हम कोई एक्सपेंस ओ करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, और तो वो से हमने ऊपर जो लिस्ट प्रोवाइडेड है या ट्रायल बैलेंस गिवन हो या लिस्ट ऑफ बैलेंसेस हो, तो उसमें ये अमाउंट ऐड करनी चाहिए। ऐड इसलिए करनी चाहिए, एक्चुअली तो मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा आपको रूल्स एंड प्रीपेमेंट्स की, लेकिन फिर थोड़ा सा हिंट या इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका। हमें रेंट ओइंग या अनपेड या कोई एक्सपेंस अक्रूड हो या इवन इनकम अक्रूड हो, उसे साल के एंड में अगर कोई ओ करते हैं हम, तो उसे ऐड इसलिए करना चाहिए बिकॉज दैट वाज एक्चुअली द एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर, हमने पूरा रेंट पे नहीं किया, स्टिल वी ओ 2000, इसका मतलब दैट वाज द रेंट ऑफ द करंट ईयर, जो अभी पे ऑल्दो नहीं किया, बट दैट इज द एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर, इसलिए हमें करंट ईयर के एक्सपेंसेस में हमें ये इंक्लूड करना चाहिए, ऑल्दो वी हैवंट पेड, फॉलोइंग मैचिंग प्रिंसिपल। क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल कहता है जो इनकम और जो एक्सपेंस जिस साल को बिलोंग करते हैं, वी शुड रिकॉर्ड देम इन द रेलिवेंट आई मीन सेम फाइनेंशियल पीरियड या फाइनेंशियल ईयर। अब ऊपर रेंट एंड रेट्स की अमाउंट लिखी हुई है स्टूडेंट 18th नंबर पे, हैव अ लुक एट 18th नंबर। रेंट एंड रेट्स की अमाउंट है 22750, इसमें ऐड करना पड़ेगा 2000, अक्रूड है। और साथ ही सेंटेंस ये भी इसमें लिखा हुआ था, रेंट ऑफ 2000 वाज ओइंग एंड रेट्स ऑफ 450 वाज प्रीपेड, तो रेट्स इसमें प्रीपेड है, प्रीपेड मींस वी हैव पेड 450 एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो 450 नेक्स्ट ईयर का है विच डज नॉट बिलोंग टू द करंट ईयर, इसलिए फॉलोइंग मैचिंग प्रिंसिपल वी शुड सब्ट्रैक्ट 450 बिकॉज दैट डज नॉट बिलोंग टू द करंट ईयर। इसलिए स्टूडेंट्स साल के एंड में अगर कोई भी एक्सपेंस हो या इनकम हो अक्रूड होंगे तो आपने ऐड करने हैं बिकॉज दैट इज फॉर द करंट ईयर, और प्रीपेड्स होंगे तो आपने हमेशा माइनस करने होंगे बिकॉज दैट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, पॉइंट नंबर 6, marketing expenses included a payment of 700 for a 6-month campaign ending 30th June 2019। स्टूडेंट्स ये पॉइंट ज़रा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, तो मैं बड़ी डिटेल में आराम से तसल्ली से समझाता हूँ। मार्केटिंग एक्सपेंस इंक्लूडेड का मतलब यहाँ ये है स्टूडेंट्स, मैंने येलो से हाईलाइट भी किया हुआ है, इंक्लूडेड का मतलब है ये जो 700 की हमने पेमेंट की है, ये ऑलरेडी ऊपर जो क्वेश्चन में मार्केटिंग के एक्सपेंसेस लिखे हैं ये 700 ऑलरेडी उसमें शामिल है। ऊपर देखते हैं मार्केटिंग एक्सपेंस की कितनी अमाउंट लिखी हुई है, लुक एट पॉइंट नंबर 20, मार्केटिंग एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं पॉइंट नंबर 20 में 12,600, तो मैं राइट साइड पे वर्किंग करने लगा हूँ, 12,600। अब इसमें 700 ऑलरेडी इंक्लूडेड है जो हमने पे कर दिया है, लेकिन ये पे किस पीरियड के लिए किया गया था, दैट वाज पेड फॉर अ 6 months कैंपेन एंडिंग 30th June 2019। ये जो हमने हमारे बिजनेस ने 700 पे किया था, फॉर एग्जांपल किसी भी यूट्यूब की कंपनी को, फेसबुक को, किसी को भी हमने लाइक डिजिटल कंपनी को पे किया था कि हमारी कोई ऐड चलाएं फेसबुक पे या यूट्यूब पे, हमने उन 6 months के लिए पेमेंट की थी विच विल एंड ऑन 30th June। अब स्टूडेंट्स अब महीने ध्यान से काउंट करें, ये वो 6 months हैं जो 30th June तक की पेमेंट की है, तो आप वर्क बैक करें यानी कि काउंट बैक करें तो जनवरी से लेकर जून तक ये बनता है, इसका मतलब है हमने जो 700 पे किया था दैट वाज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून।
So that was paid for these 6 months which are ending on 30th June. ये इन 6 महीनों के लिए हमने 700 पे किया था। अब क्वेश्चन का फाइनेंशियल ईयर पहली 2 लाइंस पढ़ें। इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर बिजनेस का एंड हो रहा है 31st ऑफ मार्च 2019 को। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर तो एंड हो रहा है 31st ऑफ मार्च को, लेकिन हमने ये जो मार्केटिंग की या एडवर्टीजमेंट की पेमेंट कर दी हुई है ये हमने जून तक की कर दी हुई है। तो साल तो हमारा मार्च में एंड हो रहा है, लेकिन हमने 3 महीने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी। इसका मतलब ये दीज 3 मंथ्स एक्चुअली बिलोंग टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म हो रहा है। तो हमें क्या करना क्या चाहिए, जितना जो हमने पे किया 700, इसमें से जितनी अमाउंट इन 3 महीनों की बनती है वो निकाल देनी चाहिए, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल कहता है वी शुड रिकॉर्ड ओनली द इनकम और एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर। तो 700 में से 700 में से जितनी अमाउंट अगले पीरियड की, अगले साल के, यानी कि जो अप्रैल, मई और जून की है, वो हमें माइनस कर देनी चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी 700 ये जो है, ये जो पूरी अमाउंट है ये 12,600 के लिए 600 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है सारी की सारी। तो अब हमने देखना है कि 700 में से कितनी अमाउंट उन 3 महीनों की है जो हमने सब्ट्रैक्ट करनी है, विच इज़ प्रीपेड। चलें स्टूडेंट्स, मैं ज़रा वर्किंग करने लगा हूँ। ये 700 जो हमने पे किया था ये 6 मंथ्स की पेमेंट थी। अगर स्टूडेंट्स ये हमने किसी को एडवर्टाइजिंग कंपनी को पेमेंट की 6 मंथ्स की, तो अगर आप इसे 6 से डिवाइड करें तो पता चल जाएगा 1 महीने की पेमेंट कितनी बनती है। तो 1 महीने की निकलेगी, इंटू 3 करोगे तो ये बन जाएगी आपकी 350। तो वैसे भी आप कर सकते हो, ये 700 रुपया 6 महीनों का था, 3 महीनों का बन जाएगा 350। सो आउट ऑफ द 700, 350 बिलोंग्स टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो हमें क्या करना चाहिए, जो ऊपर अमाउंट क्वेश्चन में लिखी हुई है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में 12,600 थी, 20th नंबर देखें, 20th नंबर पे 12,600, इसमें से माइनस कर देना चाहिए 350, ये प्रीपेड है। Let's move on. Then we have point number 7. 5% bank loan was taken out in 2016 and the 4% bank loan was taken out on 1st August 2018. स्टूडेंट्स इस पे भी हम बड़ी डिटेल में वर्किंग करते हैं। बिजनेस पर 2 किस्म के लोन थे, 2 किस्म के लोन बिजनेस ने लिए हुए थे। एक तो 5% बैंक लोन है और दूसरा 4% बैंक लोन। 5% बैंक लोन तो बिजनेस ने लिया था 2016 में, फार वे बैक, काफ़ी साल पहले। तो इस पे तो बिजनेस हर साल पूरा इंटरेस्ट पे करेगा, जो भी जितना भी लोन है उसका 5%। जबकि जो 4% बैंक लोन है, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट करें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं से येलो से हाईलाइट भी कर रहा हूँ। 4% बैंक लोन वाज टेकन आउट ऑन 1st August 2018। ये हमने 1st August 2018 को हमने ये लोन लिया था। अब इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, फिर से देखें, टॉप फर्स्ट 2 लाइंस देखें, सेकेंड लाइन पे लिखा हुआ है, येलो से हाईलाइट किया, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है बिजनेस का 31st of March 2019 को। अब बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31st of March 2019 को। एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल हमें वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए विच बिलोंग्स टू द करंट ईयर, और ये लोन बिजनेस ने लिया था 1st August 2018 को। तो 1st August 2018 से लेकर अब तक 31st of March तक अगर आप काउंट करें तो कितने महीने बनते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो कितने महीने बन गए हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट्स हमें लोन लिए हुए 8 मंथ्स हो गया, तो वी आर सपोज टू एक्चुअली इंक्लूड द इंटरेस्ट फॉर दीज 8 मंथ्स ओनली। जी स्टूडेंट्स, लोन की अमाउंट मैं देख लूँ ज़रा, ये 4% वाला लोन है। पॉइंट नंबर 22 पे देखें, 22nd पॉइंट, आई मीन 4% बैंक लोन, अमाउंट है जी 60,000। तो 60,000 इट्स अ 4%। ये जो 4% इंटरेस्ट रेट होता है ये एनुअल होता है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है 60,000 का 4% कैलकुलेट करें वो आ जाएगा 2400। लेकिन हम वी आर नॉट एक्चुअली सपोज टू रिकॉर्ड फुल ईयर एक्सपेंस बिकॉज इंटरेस्ट लिए, सॉरी लोन लिए हुए सिर्फ 8 महीने में, तो इसका 8 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है 8/12 विच मेक्स 1600। तो हम पूरे साल ये
इतना इंटरेस्ट भेजेंगे, पूरे साल का हमने नहीं डालना 1600। अब दूसरे वाले लोन पे चलते हैं, विच इज़ 5% बैंक लोन। लिस्ट में देखें 21st नंबर पे 5% लोन है और वो अमाउंट है इट्स 20,000। 20,000 का 5% विच मेक्स 1,000। तो ये तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि लोन लिए हुए काफ़ी साल हो गए हुए, तो हर साल बिजनेस पूरे साल का इंटरेस्ट पे करता होगा। तो 1600 ये वाला मैं सर्कल कर रहा हूँ, नहीं येलो से सर्कल करता हूँ, ये वाला, और 1000 ये। सो दोनों के लोन्स पर इंटरेस्ट जो हम पे हमारे बिजनेस पे ड्यू बनता है, एक्चुअल बनता है, ब्राउन पेन से लिख रहा हूँ, विच मेक्स 2600। इतना बनता है एक्चुअल इंटरेस्ट फॉर द ईयर। इनकम स्टेटमेंट में हम यही भेजेंगे। अब आप लिस्ट में देखें 23rd नंबर पे बैंक लोन इंटरेस्ट पेड है 2100। इसका मतलब है बिजनेस ने अभी पूरा इंटरेस्ट पे नहीं किया है, बिजनेस हैज जस्ट पेड 2100, देना चाहिए था 2600। इसका मतलब बाकी 500 जो इंटरेस्ट है वो ओ करते हैं हम, अक्रूड है, अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, जो मर्जी आप लफ्ज़ इंग्लिश का बोलें, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सो लेट्स ये ऐड करके हम भेजेंगे, यानी कि 2600 बन जाएगा। Let's move on to point number 8. Depreciation is to be charged on all non-current assets owned at the end of the year as follows. Land costing 75,000 not depreciated. स्टूडेंट्स लैंड को डिप्रिशिएट नहीं किया जाता, लैंड की कॉस्ट 75,000 है। उसके नीचे है जी बिल्डिंग 2% पर एनम ऑन कॉस्ट। ऊपर क्वेश्चन में देखें, पॉइंट नंबर 3 में देखें, लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है जी 1,50,000, आई मीन 150,000, 150,000। इसमें से कहता है जी लैंड की कॉस्ट है 75,000 विच विल नॉट बी डेप्रिशिएटेड, तो बाकी बचेगी 75,000। ये है जी बिल्डिंग की कॉस्ट, इसको हमने डेप्रिशिएट करना है और डेप्रिशिएशन रेट है जी 2%। तो आप इसका 2% इंटू 2/100 करेंगे, इसकी डेप्रिशिएशन बन जाएगी जी 1500। सो 1500 विल बी द डेप्रिसिएशन, yes, so 1500 will be the depreciation of building. Then we have computers. कंप्यूटर्स के लिए कहा गया है जी, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, इट्स 20% पर एनम यूजिंग डिमिनिशिंग यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्टूडेंट्स अगर तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो ना तो हम सीधा एसेट की कॉस्ट की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट में से इसकी प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन माइनस करके जो नेट बुक वैल्यू आती है आपने उसकी परसेंटेज फाइंड करनी होती है। तो लेट्स कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की कॉस्ट पॉइंट नंबर 4 में देखें, कॉस्ट 46,000 थी, लेकिन आपको याद होगा हमने एक एरर एडजस्ट किया था, एरर नंबर 3rd था, जिसमें कंप्यूटर कॉस्टिंग 8,000 हैड बिन गलती से रिकॉर्डेड इन द कंप्यूटर रिपेयरिंग अकाउंट। तो रिपेयर्स में से माइनस करके हमने कंप्यूटर की कॉस्ट में 8,000 ऐड किया था। सो कंप्यूटर इक्विपमेंट की कॉस्ट 46,000 प्लस 8,000 ऐड करके बनती है 54,000। So 54,000 cost में से we should subtract the accumulated depreciation of the previous years। तो कंप्यूटर्स की प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन थी, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैंने येलो से हाईलाइट किया, उसके नीचे देखें 7th नंबर पे कंप्यूटर इक्विपमेंट की प्रीवियस ईयर्स की टोटल डेप्रिसिएशन थी 18,000। तो इसमें से 18,000 माइनस करेंगे, ये बच जाएगा 36,000। आपने इसका 20% कैलकुलेट करना है, मैं कंफर्म कर लूँ, यस इट इज़ 20%। 36,000 का 20% बन जाएगा 7,200। So this will be the depreciation of computers. Now let's calculate depreciation for fixtures. Fixtures के लिए उसने कहा 10% and it's straight line method. Straight line method में हम simply asset की cost की percentage calculate करते हैं। तो fixtures की fiction fitting की cost देखें क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर 5 पे देखें, it's 12,000। So 12,000 into its 10%,
which makes 1200. So 1200 will be the depreciation of fixtures for the current year. Then point number 9, have a look at point number 9. ट्रेड रिसीवर्स ऑफ 4000 आर इरिकवरेबल, यानी कि ये 4000 रुपये हमारे खाए गए हैं, बैड डेट हो गए हैं, वी विल नॉट बी एबल टू रिकवर दिस मनी फ्रॉम आर ट्रेड रिसीवर्स, तो ये बैड डेट हो गया है, तो हमें अपने ट्रेड रिसीवर्स में से 4000 माइनस कर देना चाहिए। आगे पढ़ रहा हूँ, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%। तो 4000 माइनस करने के बाद जो बाकी ट्रेड रिसीवर्स का बैलेंस रह जाएगा उन पे हमें डाउट है कि शायद, एस्टिमेटेड डाउट इसे कहते हैं, प्रोविजन बोलते हैं, कि शायद 4% हमें डाउट है कि शायद हमें उनसे अमाउंट ना मिल सके। तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। इसमें ट्रेड रिसीवर्स के अमाउंट ढूंढते हैं जी। 13th नंबर पे ट्रेड रिसीवर्स की वैल्यू जो 42,000, इसमें से माइनस कर देंगे 4,000, तो बाकी ट्रेड रिसीवर्स की अमाउंट रह जाएगी 42 माइनस 4, 38,000 रह जाएगी। मैं यहाँ वर्किंग भी कर देता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल्स थे 42,000, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इररिकवरेबल डेट्स, जिसे बैड डेट्स भी कहते हैं, सो विच मेक्स 38,000। ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स या IGCSE के स्टूडेंट्स, आपने बैड डेट की टर्म आप यूज़ नहीं करनी, आपने इररिकवरेबल डेट कहना है। सो ट्रेड रिसीवर्स की अमाउंट रहेगी है, बैलेंस रहेगा 38,000। इन पे हमें डाउट है, आई थिंक इट्स 5%, यस 5% डाउट है। इसका 5% बनता है जी 1900, इतना डाउट हमें रह गया। अब स्टूडेंट डाउटफुल डेट, ये भी स्टूडेंट को ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मैं स्पेशली क्वेश्चन चूज़ किया, इसमें कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल लगती हैं, तो दैट इज़ वाई आई हैव चोजन दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी मुश्किल एडजस्टमेंट्स हैं। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को ज़रा मैं ट्रीट करना बता दूँ। लुक एट द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस गिवन इन द क्वेश्चन। इसमें स्टूडेंट्स आप देखें ज़रा, पॉइंट नंबर 19, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने ब्लू पेन से लिखा भी हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि दिस ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस ब्रॉट डाउन था प्रीवियस ईयर से, इसी तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस प्रीवियस ईयर से ब्रॉट डाउन है, यानी कि इस साल के शुरू में डाउट था 3700। मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ जी। स्टूडेंट, साल के शुरू में हम लोगों पे डाउट था 3700 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और अब अभी हमने डाउट कैलकुलेट किया है 1900 का, यानी कि अब हमें लोगों पे डाउट रह गया 1900। डाउट एट ब्रॉट डाउन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर था 3700 एंड डाउट एट द एंड ऑफ द ईयर 1900 है, तो डाउट हमें लोगों पे कम हो गया। कितना कम हो गया? अगर आप 3700 में से सब्ट्रैक्ट करें 1900, तो हमें द डाउट हैज़ बिन रिड्यूस्ड बाय 1800, यानी कि अब हमें लोगों पे, अपने ट्रेड रिसीवर्स पे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर डाउट कम हो गया है। डाउट कम होने का मतलब ये कि हमारा जो एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट का एक्सपेंस है वो बढ़ा नहीं एक्सपेंस, बल्कि कम हो गया है, तो इसे हम रिकॉर्ड करते हैं एज अदर इनकम। एक्सपेंस तब रिकॉर्ड करते हैं जब डाउटफुल डेट का बैलेंस एज कम्पेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मैं इसकी एग्जांपल ज़रा यहाँ दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी हमने जो डाउट कैलकुलेट किया था ना, 38,000 का हमने 5% लिया था, हमारा आंसर आया था, मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, 1900। अगर ये लास्ट ईयर के मुकाबले में ज़्यादा आता ना, मैं अभी एग्जाम्पल देख के बाद में इरेज कर दूंगा। प्रीवियस ईयर का डाउट आया था 3700, अगर इस साल के एंड में डाउट हम कैलकुलेट करते 5% या वट एवर परसेंटेज होती, वो 3700 से ज़्यादा आ जाता, मे बी लेट्स सपोज 4100 आ जाता है, तो हम कहते हैं यार डाउट एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर ज़्यादा हो गया, 3700 से बढ़ के 4100 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस बनता है 400। तो हमने कहना था हमें लोगों पे डाउट ज़्यादा हो गया, तो फिर हम इस केस में अगर डाउट इंक्रीज होता तो फिर वी वुड हैव रिकॉर्डेड इट एज एन एक्सपेंस, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में एक्सपेंस नहीं बल्कि इनकम है। इसे कहते हैं रिडक्शन और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैं इसे मार्क कर देता हूँ कि ये मैंने एग्जाम्पल सिर्फ लिखी थी, काट रहा हूँ मैं यहाँ से बल्कि मैं इरेज कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे जी। आगे चलते हैं जी। दैट्स इट, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द एडजस्टमेंट्स। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
14th नंबर पे देखें स्टूडेंट्स, रेवेन्यू की वैल्यू है 475,000। 475,000 स्टूडेंट्स, हम लोग रेवेन्यू में से भी सब्ट्रैक्ट सेल्स रिटर्न यानी कि रिटर्न इनवर्स, लेकिन इस क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्स है ही नहीं है, तो मैं डायरेक्टली रेवेन्यू की वैल्यू लास्ट कॉलम में यानी कि सेकंड कॉलम में लिख रहा हूँ 475,000। देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री से। 17th नंबर पे देखें स्टूडेंट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू लिखी है 31,000। 31,000 ओपनिंग इन्वेंट्री में हम ऐड करते हैं परचेजेस। परचेज की वैल्यू 15th नंबर पे देखें 255,000 है, और इसमें से हमने माइनस करनी है जो ओनर ने गुड्स निकाली थी, यस ये वाली, ड्यू हैड टेकन गुड्स। तो मैं लेकिन सेपरेटली लिख रहा हूँ, परचेज की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 255,000। ये जो ड्राइंग की ओनर ने 3200 की, मैं सेपरेट स्टेप में शो कर दूंगा। सो परचेज की वैल्यू 255,000। स्टूडेंट्स, परचेज में अगर कैरेज इनवर्ड्स होती यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती, I mean delivery cost, I mean transportation cost, carriage cost to bring the goods from the supplier to our business place, किराया रास्ते का। जैसे हम दराज से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी कॉस्ट हमें पड़ती है, तो वो हम कहते हैं 200 रुपया हमें डिलीवरी कॉस्ट पड़ गई है, वो भी ऐड कर देते हैं हमारी कॉस्ट में। तो कैरेज इनवर्ड्स अगर होती तो हम इसमें ऐड करते हैं। उसके बाद वी हैव टू सबट्रैक्ट द ड्राइंग्स। ओनर ने 3200 की गुड्स निकाली थी, हम पहले भी डील कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो वो 3200 इसमें से माइनस कर देंगे। देन वी सब्ट्रैक्ट रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स की वैल्यू देखें इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, 16th नंबर पे रिटर्न आउटवर्ड्स है विच इज 7900। तो रिटर्न आउटवर्ड इसलिए माइनस करते हैं, अगर हमने गुड्स खरीदी हुई है, कस्टमर सॉरी सप्लायर्स को गुड्स वापस करेंगे तो हमारे पास से गुड्स कम हो जाएंगे, इसलिए हम रिटर्न आउटवर्ड्स माइनस कर देते हैं। तो इससे प्लस माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा 274,900। 274,900। उसमें से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द क्लोजिंग इन्वेंट्री। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1 देखें, इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 26,400। 26,400 माइनस करनी क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 248,500। 248,500। कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर सेल्स में से, वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा जी 226,500। 226,500। मेरी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी ख़राब हुई है, ये मैं लाइन लगा देता हूँ, क्लैरिटी के लिए लाइन लगा रहा हूँ। ये ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू ये वाली स्टूडेंट्स। देन वी ऐड अदर इनकम। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में 11th नंबर पे देखें, कमीशन रिसीवेबल है विच इज़ 12,300। ये हमें कमीशन मिलती है, सो दिस इज़ एन इनकम फॉर द बिजनेस। मैं इसको ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ। इट वाज 11th नंबर पे 12,300। उसके बाद डाउटफुल डेट हमारा रिड्यूस हुआ था, रिडक्शन हुई थी, देखें मैंने आपको समझाया था नीचे। डाउटफुल डेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 1800। ये वाला, ये हमारी अदर इनकम है। 1800 से डाउट हमारा कम हुआ था। जी भी आपने ऐड करना है, तो दोनों इनकम्स का टोटल बन जाएगा 14,100। ग्रॉस प्रॉफिट में आप अदर इनकम्स ऐड करेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 240,600। नाउ वी हैव टू सबट्रैक्ट द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स अब आपने जब भी देखने हैं, हमने वैसे वर्किंग तो अब सारी कर ली हुई है, लेकिन आपने फिर भी बिल्कुल नंबर 1 से शुरू करना है ताकि कोई एक्सपेंस मिस ना हो। नंबर 1 2 3 4 5 से शुरू करना है। मुझे 9th नंबर पे सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज देखे नजर आ रहा है। 9th नंबर पर वेजेस एंड सैलरीज, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। अमाउंट है 87,000। देन कंप्यूटर रिपेयर्स 10th नंबर पे, इसकी हमने वर्किंग कर ली हुई है। आप यहाँ ब्रैकेट्स डाल के भी वर्किंग शो कर सकते हैं, लाइक दिस। 21,600 माइनस 8,000।
प्लस 2100 विच मेक्स इसका आंसर आ जाएगा 15,700। जी, रिपेयरिंग के बाद क्वेश्चन में है 11th नंबर पे, सॉरी तो इनकम है, देन ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवर्स, रेवेन्यू, परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड्स, इन्वेंटरी, रेंट एंड रेट्स। 18th नंबर पे देखें, रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स। अमाउंट पेड थी क्वेश्चन में 22,750। इसमें अपने ऐड करना था अक्रूड जो रहता है यानी कि 2000, और सब्ट्रैक्ट हमने किया था प्रीपेड विच वाज 450, प्लस माइनस करके आपका रेंट एंड रेट्स का आंसर आया 24,300। देन वी हैव मार्केटिंग एक्सपेंस, $12,600। हमने इसमें से माइनस किया था 350 विच वाज प्रीपेड विच मेक्स 10। मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। वर्किंग नीचे कर दी थी मैंने आप लोगों को। सो प्रीपेड माइनस करना है, 12,250 बन रहा है। देन वी हैव 20th नंबर के नीचे देखें बैंक लोन्स हैं, 5% बैंक लोन है और 4% बैंक लोन है। इन दोनों लोन्स पे हमने स्टूडेंट्स इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। 60,000 वाला जो लोन है उस पे इंटरेस्ट बना था 8 मंथ्स का 1,600, और जो 20,000 लोन था उस पे इंटरेस्ट बना था 1,000। टोटल इंटरेस्ट बना था 2,600। 2,600 हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर है। ऑल दो क्वेश्चन में देखें दोनों लोन्स के नीचे आप देखें 23rd नंबर पे बैंक लोन इंटरेस्ट पेड सिर्फ 2,100 था। बेशक हमने 2,100 पे किया हुआ है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि हमने 2,100 ही रिकॉर्ड करना है। गिव मी अ सेकंड, लेट मी ट्राई टू क्रिएट अ स्पेस। या ओके, सो हमें इनकम स्टेटमेंट डालनी चाहिए एक्चुअल एक्सपेंस फॉर द ईयर जो असल इस साल का बनता है। सो ऑल्दो वी हैड पेड एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 2,100, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस फॉर द ईयर बना था 2,600, इसलिए हमने उसमें 500 करोड़ जो था वो करते थे ऐड करके। एक्चुअल एक्सपेंस फॉर द ईयर जाना चाहिए इनकम स्टेटमेंट 2,600। गिव मी अ सेकंड, लेट मी क्रिएट मोर स्पेस। जी, इंटरेस्ट के बाद स्टूडेंट्स देन देयर इज हीट एंड लाइटनिंग, हीट एंड लाइट पॉइंट नंबर 24 है, अमाउंट 9,750, हीट एंड लाइट 9,750। देन पॉइंट नंबर 25 पे देखें जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 14,300। लेट्स राइट डाउन द डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली हुई हैं सारी की सारी, आपको बताई थी नीचे पे, दोबारा पॉइंट आउट कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कौन कौन सी है। डेप्रिसिएशन जो हमने फाइंड की थी बिल्डिंग की वो आई थी 1,500, कंप्यूटर्स की है 7,200, बिल्डिंग की 1,500, डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर्स की 7,200, एंड देन डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स की डेप्रिसिएशन है 1,200। नीचे वर्किंग में आप देख सकते हो, मैं W3 लिख रहा हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए किसकी बात कर रहा हूँ मैं। सो इट इज़ 1,200, ये हो गया। देन लास्ट थिंग, लुक एट पॉइंट नंबर 9। ऊपर से सारे एक्सपेंसेस हो गए। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं जी, ट्रेड रिसीवर्स ऑफ 4,000 आर इररिकवरेबल। ये हमारे इररिकवरेबल डेट्स हो गए थे, एक्सपेंसेस हो गए थे जिन्हें बैड डेट्स भी कहते हैं, लेकिन कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स ने आपने इररिकवरेबल डेट्स लिखना है।
amount of 4,000. Students, the total of all the expenses is 1,79800. 1,79800. ऊपर टोटल इनकम ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करने के बाद बनी थी ना 2,40600. मैं उसे पॉइंट आउट कर देता हूँ, एरो लगा रहा हूँ ब्राउन पेन से, इसकी बात कर रहा हूँ. इसमें से आपने सारे एक्सपेंसेस का जो टोटल आया वो माइनस करना है एंड वी विल गेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,800. ये जी आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर. दैट्स इट. आई थिंक काफ़ी समझ में आया होगा. चलो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऑल द बेस्ट.